गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सीए फाउंडेशन के लिए सितंबर अटेम्प्ट के लिए अकाउंटिंग आपका पेपर जो है पेपर 1 रिवाइज़ कर रहे हैं। इसमें हमने पेज नंबर 2.29 तक पढ़ लिया था, उससे आगे हम रिवाइज़ करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 को समझते हैं। आपने लास्ट क्लास में जनरल का रिवीजन कर रहे थे कि जनरल क्या होता है, जिसमें आप पढ़ चुके हैं। जनरल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डे टू डे एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, बिजनेस एक्टिविटी को, जिन्हें मॉनिटरी फॉर्म में आप मेजर कर सकते हैं। तो ट्रांजेक्शन ऑफ रमेश के दे रखे इलस्ट्रेशन 7 में 4 अप्रैल आर गिवन बिलो, जर्नलाइज देम। आपको इनकी जर्नल एंट्री बनानी है। डेट दे रखी है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद ₹10 लाख। रमेश ने 10 लाख रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैश आएगा बिजनेस में, तो आप कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे और 2 कैपिटल अकाउंट कर देंगे, क्योंकि कैश असेट है, असेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट। मैं आपको मॉडर्न रूल से भी समझा दूंगा और ट्रेडिशनल रूल से भी समझा दूंगा। तो कैश आ रहा है बिजनेस में, इसलिए आप डेबिट करेंगे। या बैंक, अगर बैंक के थ्रू लगा रहे हैं पैसा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिसीवर को डेबिट करते हैं। या कैश, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से जा रहे हैं तो कैश रियल अकाउंट है और गुड्स आता है, गुड्स कम्स इन है तो डेबिट करेंगे। और आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है। बिजनेसमैन के नाम से आप अकाउंट नहीं खोल सकते हैं बिजनेस में, पर बिजनेसमैन के 2 नाम होते हैं, कैपिटल और ड्राइंग्स। ड्राइंग से तो कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, जो वो पर्सनल पर्पस के लिए कोई गुड्स या कैश निकाल के ले जाता है। तो एंट्री बनेगी यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल लायबिलिटी है, इसलिए आप उसे क्रेडिट करेंगे। और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। और लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। और असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, असेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, और असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। बॉट गुड्स फॉर कैश, आपने कैश गुड्स खरीदे, गुड्स यानी परचेज। गुड्स अगर बात कर जा रहा है तो असेट की बात नहीं कर रहा है, और डे टू डे एक्टिविटी की बात कर रहा है। जो सामान आप बेचने के मोटिव से खरीदते हैं या बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदते हैं, उसे गुड्स बोलते हैं आप। तो परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे आप, और टू कैश, पैसा चला जाएगा, असेट कम हो जाएगी, इसलिए क्रेडिट कर देंगे। यानी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से पैसा निकाला, बिजनेस पर्पस के लिए निकाला होगा, तो कैश आएगा बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, तो असेट रिड्यूस होगी तो क्रेडिट करेंगे। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इस एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जिस एंट्री में कैश और बैंक दोनों अफेक्ट होते हैं उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। सोल्ड टू कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने क्रेडिट यानी उधार सामान बेचा। जब उधार सामान बेचते हैं तो उस पर्सन का नाम आएगा जिसको आप बेच रहे हैं, रिसीवर को डेबिट करेंगे, तो कृष्णा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और गुड्स बेचे हैं तो सेल आपके लिए प्रॉफिट है, रेवेन्यू को हमेशा क्रेडिट करते हैं टू सेल अकाउंट। एंट्री बनेगी कृष्णा अकाउंट डेबिट, कृष्णा रिसीवर है, उसे डेबिट करेंगे, और टू सेल अकाउंट, सेल रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, इसलिए क्रेडिट करेंगे। बॉट फ्रॉम श्याम गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने श्याम से उधार सामान खरीदा है 2,25,000 का, तो परचेज आएगा, गुड्स आएगा तो डेबिट ही करेंगे आप। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,25,000 से, और गिवर को हमेशा क्रेडिट करते हैं टू श्याम अकाउंट। या लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, आपको शाम को पेमेंट करना है, तो क्रेडिटर आपके लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। रिसीव फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से पैसे मिले आपको 1,45,000, और अलाउड हिम डिस्काउंट 5,000 का दिया, क्योंकि कृष्णा को आपने 1,50,000 का गुड्स बेचा था। देखिए उसने आपको 145 दिया और आपने 5,000 रुपये से डिस्काउंट दिया, तो लॉस हो गया, 5,000 रुपये कम मिले, तो एंट्री बनाते। कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा, असेट इंक्रीज होगी तो आप डेबिट करेंगे 1,45,000। डिस्काउंट लॉस है, आपके नुकसान हो गया, तो लॉस को हमेशा लॉस और एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 5,000, या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं 5,000। और देने वाले को, गिवर को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट टू कृष्णा अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, या बैंक में आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,45,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और टू कृष्णा अकाउंट। देने वाले को हमेशा क्रेडिट करते हैं। और जब बड़ी रकम होती है तो ट्रांजेक्शन बैंक में होते हैं, तो जो अमाउंट है आपके बैंक के थ्रू किए गए हैं सारे ट्रांजैक्शन। अब क्वेश्चन होता है कितनी बड़ी रकम पे आप इससे बैंक ट्रांजैक्शन मानेंगे। अभी आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे जब आप सी इंटर में आएंगे। जनरली 10,000 से जो ऊपर का अमाउंट होता है उसे जनरली कैश में नहीं देना चाहिए, आपको बैंक के थ्रू पेमेंट करना चाहिए। कोई भी एक्सपेंस अगर आप कैश में पे कर रहे हैं तो टैक्स वाले उसे डिसअलाउड कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा का कोई भी खर्चा है, कोई भी एक्सपेंस है, उसे आप हमेशा बैंक के थ्रू ही पे करेंगे। बैंक के थ्रू यानी या तो आप ऑनलाइन जाके पे करेंगे या चेक दे सकते हैं, अकाउंट पे चेक होना चाहिए, उसके थ्रू आप पे करेंगे। तो जहाँ पे भी 10,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट आ रहा है तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं वहाँ पे बैंक उन्होंने यूज़ में लिया है। पेड श्याम कैश, देखिए अब यहाँ तो कैश ही लिखा है तो कैश ही माना जाएगा, ऐसा है क्या?
नहीं, इतनी बड़ी रकम कोई कैश में दे ही नहीं सकता। ये भले ही क्वेश्चन आपको बोल रहा है पेड शाम कैश का मतलब कि शाम को चुकाया है आपने, डिस्काउंट अलाउड 10,000, तो रिसीवर को हमेशा डेबिट करेंगे, शाम अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,25,000 से। इस बार डिस्काउंट हमें मिला है, हमने किसी को कम पैसा दिया है, शाम से हमने 225 का सामान खरीदा था पर हम उसे 2,15,000 का ही पेमेंट कर, तो यहाँ पे हमने शाम से 2,25,000 का सामान खरीदा था पर हम उसे 215 का ही पेमेंट करें, तो जो डिस्काउंट हमें मिला है वो हमारे लिए इनकम है, फ़ायदा हो गया, पैसे बच गए आपकी, रेवेन्यू को तो क्रेडिट करेंगे आप, ठीक है। तो डिस्काउंट तो होगा क्रेडिट टू बैंक, इतनी बड़ी रकम बैंक से ही जाएगी जनरली, ठीक है। तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, अब असेट कम होती है तो क्रेडिट करते हो। रिसीवर को हमेशा डेबिट करेंगे, शाम अकाउंट डेबिट, शाम लाइबिलिटी था आपका, क्रेडिटर था, लाइबिलिटी कम हो रही है इसलिए आपने डेबिट किया, या दूसरा लॉजिक रिसीवर को हमेशा डेबिट किया जाता है। तो एंट्री बन जाएगी शाम अकाउंट डेबिट, शाम रिसीवर इसलिए डेबिट किया, या फिर लाइबिलिटी कम हो रही है आपकी, क्रेडिटर कम हो रही है इसलिए आपने डेबिट किया, टू बैंक एसेट कम हो रही है इसलिए क्रेडिट, और टू डिस्काउंट अकाउंट आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको 10,000 रुपये कम देने पड़े तो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। नेक्स्ट, कैश सेल फॉर द मंथ, आपकी सेल हुई है 8 लाख रुपए तो पैसा आएगा, सेल पे इनकम है, कैश अकाउंट डेबिट होगा, असेट इंक्रीज होगी तो डेबिट, या गुड्स आ रहा है कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूट क्या है, आता है तो डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8 लाख रुपए से, और टू सेल, सेल आपके लिए प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, सेल को हमेशा क्रेडिट करेंगे। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। पेड रेंट, आपने रेंट पे किया 50,000 का, तो रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस लॉसेस को हमेशा डेबिट करते हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा 50,000 से। पेड सैलरी दी, सैलरी भी एक एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, और टू बैंक पैसा चला जाएगा, असेट कम हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस भी डेबिट कर रहे हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी भी एक एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस लॉसेस को आप डेबिट करते हैं और बैंक को क्रेडिट किया जा रहा है। कई बच्चों के माइंड में आता है सर अब एक्सपेंस और लॉसेस में क्या फ़र्क होता है। देखिए, जब भी आप कोई खर्चा करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, तो उसका कुछ रिटर्न मिलता है आपको। जैसे आपने किसी कूली से सामान उठाया रेलवे स्टेशन पे, और आप उसने आपसे 1,000 रुपये चार्ज किए, तो उसने आपका सामान भी तो उठाया, आपको रिटर्न भी तो मिला ना, समथिंग इन रिटर्न मिला। यानी कोई भी अगर खर्चा करेंगे, आप लाइट पानी का बिल चुकाएंगे तो आपने यूज़ भी किया उसको, तो समथिंग इन रिटर्न है, उसमें कुछ आपको रिटर्न में मिलेगा। पर अगर कोई लॉस होता है तो लॉस में कुछ रिटर्न में नहीं मिलता है, बल्कि आपके असेट या फिर आपको नुकसान, असेट कम हो जाती है, नुकसान होता है। जैसे लॉस बाय फायर, आग लग गई, सारा सामान चल गया, तो रिटर्न में तो कुछ नहीं मिला, तो लॉसेज में रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है पर आपको नुकसान होता है, एक्सपेंसेस में रिटर्न में आपको कुछ मिलता भी है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। जर्नल करने के क्या एडवांटेज होते हैं? सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि आप डे टू डे वाइज एक्टिविटी टाइम टू टाइम अगर रिकॉर्ड करते हैं तो आपको पता रहता है बिजनेस में कितना कैश बच रहा है और कितना कैश जा रहा है और कितनी इनकम हो रही है, कितने एक्सपेंस हो रहे हैं, ठीक है। इन जनरल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस और डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी एक अकाउंट डेबिट होगा या एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट होंगे, या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं, या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं और एक अकाउंट डेबिट हो सकते हैं। फैच द फॉलोइंग एडवांटेज, ये आपको ये फ़ायदे पहुंचाता है। और ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डे वाइज, जैसे आज तारीख है 16 जुलाई तो आज 16 के डेट के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, फिर नेक्स्ट डे 17, डेट वाइज रिकॉर्ड होते हैं सीरियल वाइज। वन कैन गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस ट्रांजेक्शन टाइमली बेसिस, आप अपनी बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं कि मुझे कितना नुकसान या फ़ायदा हो रहा है। एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जनरल आर सपोर्टेड बाय अ नोट टर्म एज नरेशन, नरेशन में आप मेंशन करते हैं जो चीज़ आप लिखते हैं बीइंग सेल फॉर द मंथ, आपको इस नरेशन पढ़ के समझ में आएगा कि इस एंट्री में क्या किया हमने, सेल किया है, सामान बेचा है। बीइंग क्यों लगाया जाता है? टू शो रीज़न, कारण को बताने के लिए टू शो रीज़न हम स्टार्टिंग में नरेशन में बीइंग लगा देते हैं, ठीक है। विच इज़ अ प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन, ये बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होता है नरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंट्री को समझने के लिए। वन कैन नो अबाउट द ट्रांजेक्शन थ्रू दीज नरेशन, नरेशन पढ़ के ही आप कोई भी समझ सकता है पर्सन की इस एंट्री में क्या हुआ। अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो आपको एंट्री का लॉजिक तो नहीं समझ में आएगा कि डेबिट, पर आप नरेशन पढ़ के समझ सकते हैं कि इसमें ट्रांजेक्शन में इन्होंने रेंट और सैलरी का पेमेंट किया है। जनरल फॉर्म द बेसिस फॉर पोस्टिंग द एंट्री इन लेजर, लेजर अभी आप बनाएंगे, लेजर अभी आप आगे पढ़ेंगे। लेजर में क्या होता है, जो एक जैसी एंट्री है, जैसे सेल आपने 10 दिन सेल करा, आपने 1 जुलाई को भी सामान बेचा, 2 जुलाई को भी सामान बेचा, 3, तो सेल अकाउंट हर बार क्रेडिट हुआ, तो एक जगह लेके आना कि आपको अब ये पता करना है कि पूरे महीने में या पूरे साल में मेरी कितनी सेल हुई है, तो सारे एक जैसे अकाउंट को एक जगह लेके आना, उसके लिए लेजर बनाई जाती है। सेल अकाउंट बनाएंगे आप, इससे तो आप बैंक अकाउंट बनाएंगे। एंड रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरर, इससे आपके एरर कम हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक,
अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। पहले तो हम जीएसटी को समझ लेते हैं रफली, ताकि फटाफट आपको समझ में आ जाए। जीएसटी तो वर्ड आपने सुना ही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, टैक्स दो तरीके का होता है, सबसे पहले हम समझते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। दो तरह के होते हैं टैक्स। पहले तो हम टैक्स को समझते हैं कि टैक्स होता क्या है, ठीक है। टैक्स अगर कोई आपसे पूछे टैक्स का मतलब क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? टैक्स इज अ कंपलसरी कम मोरल ड्यूटी। कंपलसरी है, गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करती है आपकी इनकम पर, कंपलसरी कम मोरल ड्यूटी है ये। कोई अगर आपसे पूछे इंटरव्यू में या कहीं पे भी, तो आप क्या बोलेंगे? टैक्स इज अ कंपलसरी। कंपलसरी तो है ही, कोई गवर्नमेंट को देना पड़ता है, गवर्नमेंट आपसे पैसे लेती है ताकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोल सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। कोई आरबीआई मशीन तो है नहीं कि नोट छापता रहेगा, डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग ही करेंसी प्रिंट होती है। तो गवर्नमेंट को भी फंड चाहिए होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है? आपसे टैक्स लेती है, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, रेजिडेंट हैं, तो आपसे एक सर्टेन परसेंट से चार्ज किया जाता है टैक्स। अगर आपकी इनकम एक लिमिट से ज़्यादा है, हर किसी से नहीं लिया जाता डायरेक्ट टैक्स, हर की अगर आपकी लिमिट से ज़्यादा इनकम, तो आपसे कंपलसरी बेसिस पे चार्ज किया जाएगा। आप मना नहीं कर सकते, मैं तो नहीं दूंगा, कर लो जो करना है, आप ये नहीं बोल सकते। और मोरल भी है। मोरल क्यों है? क्योंकि हर कोई सोल्जर बन के देश के लिए लड़ तो नहीं सकता, आप लड़ नहीं सकते। हर कोई आर्मी में, एयरफोर्स में या नेवी में भर्ती नहीं हो सकता, पर आप इस देश के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इनकम का कुछ पार्ट टैक्स के तौर पे सरकार को दीजिए, ताकि सरकार इस देश का डेवलपमेंट कर सके। पर कई लोग अपनी मोरल ड्यूटी को भी इग्नोर करते हैं, टैक्स चोरी करने की कोशिश करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। तो कंपलसरी तो है ही, पर वो मोरल ड्यूटी को भी इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो टैक्स एक कंपलसरी है, कम मोरल भी है, कि आपका भी कोई नैतिक कर्तव्य बनता है, मोरल ड्यूटी बनती है कि आप अपने देश के लिए काम करें। और काम अगर सैनिक बन के नहीं कर सकते, सोल्जर बन के नहीं कर सकते, तो आप डोनेशन या टैक्स के तौर पे अमाउंट दीजिए गवर्नमेंट को, ताकि वो देश का डेवलपमेंट कर सके। तो ये तो टैक्स का मतलब हुआ जो गवर्नमेंट चार्ज करती है। और इंडिया में टैक्स जब लिया जाएगा तो इसके लिए प्रॉपर एक कानून बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एक कानून बनाएंगे, आप एक्ट बनाएंगे, और उसके थ्रू ही आप पब्लिक से टैक्स ले सकते हैं। बिना कानून बनाए कोई भी सरकार आपसे टैक्स नहीं ले सकती है। अब एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनमें क्या फ़र्क हुआ सर? डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है इसमें पे करने वाला और बियर करने वाला, यानी पेयर जो है, जो पे कर रहा है, और जो बियर कर रहा है, टैक्स का बर्डन जो बियर कर रहा है, वो सेम होते हैं, सेम पर्सन होता है वो। जैसे मैं कमा रहा हूँ इनकम, तो मैं ही तो दूंगा टैक्स, मेरे यहाँ पे मम्मी पापा थोड़ी देंगे, या कोई और फ्रेंड्स थोड़ी मेरा देगा। मेरे को अपनी इनकम पे खुद ही टैक्स पे करना होगा। तो पेयर भी मैं हुआ, सरकार को पे भी मैं ही कर रहा हूँ, बियरर भी मैं हुआ। टैक्स का बर्डन जो है, टैक्स जो नुकसान हो रहा है, टैक्स का पैसा देने से जो मेरे पास से पैसा जा रहा है, उसको बियर मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही अपनी जेब से दे रहा हूँ। ये थोड़ी कि मैं अपने फ्रेंड से लेके दे रहा हूँ, या पब्लिक से या जनता से लेके दे रहा हूँ, किसी से लेके दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकती। तो डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो जहाँ पे पेयर और बियरर सेम होते हैं। और डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है केवल। अगर आपको इनकम अर्न करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो ही आपको टैक्स देना होगा, और अगर आप लॉस होता है तो नहीं देना होता है डायरेक्ट टैक्स। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा बेसिक डिफरेंस। डायरेक्ट टैक्स में पेयर और बियरर सेम पर्सन होता है, और डायरेक्ट टैक्स इनकम पे चार्ज होता है। इसके लिए आपका इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है इंडिया में 1961। जब आप सी इंटर में आएंगे, अब तो सी इंटर बोलते हैं, पहले IPCC बोलते थे, उसमें आप इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ेंगे 1961 को। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें पेयर और बियरर डिफरेंट पर्सन होते हैं, और इसमें टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाता है। जैसे GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अगर आप कोई गुड्स खरीदेंगे या सर्विस लेंगे, तो वो पर्सन आपसे GST चार्ज करेगा। जब आप मार्केट में शॉपिंग करते हैं, सपोज 10,000 का सामान आपने खरीदा, प्लस उसने आपसे 12% GST चार्ज किया, इस पर 1200, और टोटल बिल बनाया 11,200। तो वो बिजनेसमैन ने लिया ना आपसे 1200 रुपये का टैक्स अलग से चार्ज किया। तो फिर पेयर कौन है? गवर्नमेंट को 1200 रुपये जमा कौन कराएगा? बिजनेसमैन। आपसे लेके वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा, नहीं, पेयर तो बिजनेसमैन है। पर बर्डन किस पे डाल दिया? उसने पब्लिक पे डाल दिया, आप पे डाल दिया, कस्टमर। और बर्डन कौन बियर कर रहा है? कस्टमर। तो बियरर कौन हो गया? कस्टमर। और पेयर कौन हो गया? बिजनेसमैन। तो इसमें डिफरेंट पर्सन हो गया। यानी इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें पेयर और बियरर डिफरेंट पर्सन होते हैं, और ये अलाउड है। आप इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कस्टमर पे डाल सकते हैं, आप कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। जबकि डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप कस्टमर पे नहीं डाल सकते। अगर ये बात टैक्स वालों को पता चल जाती है तो ये इलीगल है, आपको पेनल्टी देनी होगी और जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें पेयर बियरर डिफरेंट पर्सन होते हैं, यानी पे कोई और करता है, बियर जो को करता है वो कस्टमर होता है, यानी डिफरेंट पर्सन होता है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो गुड्स पे लगता है और सर्विसेज पे लगता है।
गुड्स सर्विसेज पे चार्ज किया जाता है, इनकम पे चार्ज नहीं होता है। अगर आप कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं तो उस पर चार्ज किया जाता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। टैक्स एक कंपलसरी का मोरल ड्यूटी होती है। टैक्स दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में पेयर बियरर डिफरेंट पर्सन होते हैं और सेम पर्सन होते हैं, सॉरी। डायरेक्ट टैक्स में पेयर बियरर सेम पर्सन होते हैं, यानी जो पे करता है वही बियर करता है, उसका बर्डन उसे उठाना पड़ता है, वो आप अपना बर्डन किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हो गया इनकम टैक्स, जो इनकम पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें पेयर और बियरर डिफरेंट पर्सन होते हैं, यानी पे कोई और करता है, बियर कोई और करता है, उसका बर्डन किसी और को बियर करना होता है, और ये गुड्स और सर्विसेज पे चार्ज किया जाता है। नाम से पता चल रहा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब फटाफट देखें जीएसटी के बारे में पढ़ते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। गुड्स तो आप समझते ही हैं, एक ऐसी टेंजिबल चीज़ जिसे आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे आपका पेन, ये पेन भी गुड्स है, ये कॉपी भी गुड्स है, कपड़े वगैरह, कोई मशीनरी वगैरह। और सर्विस क्या होता है, कोई अगर आपसे पूछे व्हाट डू मीन बाय सर्विस, सेवा क्या है, ठीक है, तो आप बता नहीं पाते जनरली। इंटरव्यू में जब कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे तो समझ लें, सर्विस का मतलब होता है इनटेंजिबल वैल्यू एडिशन। अगर आपसे कोई पूछता है इनटेंजिबल वैल्यू एडिशन, आप क्या बोलेंगे, सर्विस मीन्स इनटेंजिबल वैल्यू एडिशन। सर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल, इनटेंजिबल मतलब जो दिखाई ना दे चीज़, वैल्यू एडिशन मतलब कोई फ़ायदा हो जाए आपको। जैसे आप बार्बर की शॉप पे जा रहे हैं, नाई की शॉप पे जाते हैं जो बाल काटता है, तो आपको फील हो रहा है वो आपकी कटिंग कर रहा है, ठीक है। इसी तरह कोई डॉक्टर के पास आप जाते हो, आपको कंसल्टेंसी देता है, तो आपको फील होता है कि हाँ वो आपको कंसल्टेंसी दे रहा है, जिससे आपकी वैल्यू एडिशन हो रही है, आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, भले वो दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, जिससे आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप फील कर सकते हैं, पर आप देख नहीं सकते ना। ये कोई जैसे कोई वायर लगा हुआ है मेरे माइंड से और आपके माइंड से जुड़ा हुआ है कि मैं जो पढ़ाऊँगा आपके माइंड में फिट हो जाएगा, तो आप उसे इंटेंजिबल है वो चीज़। सर्विस एक इंटेंजिबल चीज़ है जिसे फील किया जा सकता है, ठीक है। और एक वैल्यू एडिशन मिलता है, इससे आपको फ़ायदा मिलता है, कोई आराम पहुंचता है, कोई फ़ायदा पहुंचता है, आपकी कोई नॉलेज में इंक्रीमेंट होता है, तो इसे वैल्यू एडिशन बोलते हैं। तो सर्विस मीन, अगर कोई पूछे आपसे तो क्या बोलेंगे, सर्विस मीन्स इनटेंजिबल वैल्यू एडिशन। कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है, कोई फ़ायदा हो रहा है जो कि दिखाई नहीं देता है, पर उससे फ़ायदा होता है आपको। और गुड्स तो आप समझते से आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। अब जीएसटी है क्या, जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, और आपने पढ़ी ली है इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका बर्डन आप कस्टमर पे डालते हैं, आप कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो पता ही है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, आपको ये चैन तो पता ही होगी। एक तो मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर बेचता है अपना सामान किसको, होलसेलर को, राइट। होलसेलर जो बल्क में सामान खरीदते हैं, ठीक है। होलसेलर किसको बेचता है, रिटेलर को, और रिटेलर किसको बेचता है, कस्टमर को। ऐसा ही चेन होती है, एंड कंज्यूमर कस्टमर को, राइट। तो हम या फिर अब यहाँ से ये जो चैन है, सिर्फ जब चैन जो शुरू मैन्युफैक्चर पहले बनेगा सामान, फिर होलसेलर को बेचा जाएगा, फिर रिटेलर को बेचा जाएगा, फिर कस्टमर के पास पहुँचेगा। अब हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे मिस्टर ए एक मैन्युफैक्चरर है, इन्होंने कोई गुड्स बनाया, कोई भी गुड्स, कपड़ा, बर्तन, कुछ भी मान सकते हैं, 10,000 रुपये की वैल्यू का। अभी मिस्टर बी होलसेलर को बेचेंगे, ठीक है, सेल करेंगे। तो जीएसटी क्या है, सप्लाई पे लगता है। अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं, सर्विस सप्लाई करते हैं, किसी को देते हैं, सप्लाई वर्ड तो आप समझते ही हैं, देना कोई चीज़ किसी को। तो अगर आप कोई चीज़ सप्लाई करते हैं, चाहे रेंट पे भी दे रहे हैं, सप्लाई तो रेंट ले रहे होंगे उसके बदले, या परमानेंट बेच रहे हैं तो भी सप्लाई है वो। अगर आप सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज, तो आपको जीएसटी देना होगा, क्योंकि टैक्स तो लेगी ना गवर्नमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है देश को बढ़ाने के लिए, तो डायरेक्ट टैक्स भी लेती है, इनडायरेक्ट टैक्स भी लेती है। तो जीएसटी की रेट मान लेते हैं 12%, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 12% है। तो ये बी को जब सामान बेचेगा तो यहाँ पे 10,000 पे 1200 चार्ज करेगा, राइट। तो ये टोटल अमाउंट कलेक्ट करेगा बी से 11,200। 10,000 तो गुड्स की वैल्यू कलेक्ट करेगा अपने, और प्लस 12% जीएसटी कलेक्ट करेगा। टोटल अमाउंट कलेक्ट करेगा बी से, मिस्टर बी पे करेगा 11,200 ए को। अब जो टैक्स जो इसने चार्ज किया जीएसटी बेचने पे, बेच रहा है ना, ए तो बी को बेच रहा है, इसे सेल बोलेंगे आप नॉर्मल समझने की लैंग्वेज में। तो बेचने पे जो जीएसटी चार्ज करता है, तो इसे जीएसटी की लैंग्वेज में बोलते हैं इनपुट टैक्स, सॉरी आउटपुट टैक्स। बेचने पे कलेक्ट किया है आपने, तो ए ने जो टैक्स कलेक्ट किया इसे बोला जाता है आउटपुट टैक्स, राइट। बेचने पे जो आप कलेक्ट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ सेल सप्लाई, बेचने पे जो आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसे आउटपुट टैक्स बोलते हैं जीएसटी की लैंग्वेज में। समझ में आ गया है यहाँ तक तो शायद। अब आगे बढ़ते हैं। अब बी के पास ही सामान आ गया, राइट। अब बी आगे बेचेगा रिटेलर को,
तो गवर्नमेंट ने बोला कि तुमने जो खरीदने पे टैक्स दिया ना, वो उसे कॉस्ट में मत जोड़ना। कॉस्ट तो आप समझते हैं, जो आपने आउटफ्लो किया कोई चीज़ या सर्विस लेने पे जो पैसा आपके पास से गया, आप उसे कॉस्ट बोलते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट ने बोला मिस्टर बी को कि तुम ऐसा करना कि जो तुम सामान खरीद के आओगे तो जो टैक्स तुमने पे किया वो मत जोड़ना, कॉस्ट में मत जोड़ना। तो ठीक है, बी ने कॉस्ट कितनी हुई 10,000। वैसे बी के पास से पैसा कितना गया था 11,200। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कोई आपसे पूछ ले कि कॉस्ट मीन्स किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में या किसी भी सर्विस या गुड्स को लाने में जो एक्सपेंसेस इंकर्ड होता है, आपके पास से जो पैसा जाता है उसे आप कॉस्ट बोलते हैं। तो बी ने 10,000 रुपये पे किया था, वैसे तो 11,200 पे किया है, पर गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि टैक्स को तुम कॉस्ट का पार्ट नहीं मानोगे, तो अब 10,000 कॉस्ट होगी। अब बी 10 में थोड़ी बेचेगा, अपना प्रॉफिट जोड़ेगा। सपोज ये अपना प्रॉफिट जोड़ा है 5,000 रुपये, ऐसा ही तो होता है, प्रॉफिट जोड़ के तो आगे बेचते हैं लोग। अभी 15,000 का हो गया सामान, राइट। अब 15,000 पे अब बी जब आगे बेचेगा, मान लीजिए रिटेलर है मिस्टर सी, रिटेलर जो है मिस्टर सी को बेच रहा है, तो ये इससे टैक्स कलेक्ट करेगा। अब बी भी तो सेल कर रहा है, तो ये भी GST चार्ज करेगा 12%। 15,000 पे 12% आप चार्ज करेंगे तो 1,800 आ जाएगा। टोटल बिल बना के देगा 16,800 का, राइट। ये हो गया। तो बी जो है सी से चार्ज करेगा 16,800 रुपीज़। आई होप इस समय आगे होगा। कॉस्ट है 10,000 जो बी ए से सामान खरीद के आया था उसकी वैल्यू, प्लस वो अपना प्रॉफिट जोड़ेगा 5,000, टोटल 15,000 हो गया प्राइस। वो बेचेगा तो उसको भी GST कलेक्ट करना होगा, जो रिटेलर है जो खरीद रहा है उससे। तो ये 1,800 हो गया, 15,000 का 12% GST और टोटल 16,800 कलेक्ट हो गया। अब बी ने बोला गवर्नमेंट को कि जो 1,200 रुपये में दे के आया था ये तो मेरी जेब से लग गए। फिर आप तो ये बोलते हो कि इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन तो कस्टमर पे जाएगा। तो कस्टमर पे तो तब जाता ना जब मैं गुड्स की वैल्यू में जोड़ता। बिजनेसमैन ये तो करते हैं, सारे खर्चे जोड़ देते हैं, जितना भी उनका खर्चा होता है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, फिर अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं, फिर आपको बेचते हैं। पर आपने तो मुझे 1,200 रुपये जोड़ने ही नहीं दिए, तो 1,200 रुपये तो ज़बरदस्ती मेरे को नुकसान हो गया, बी बोल रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला नुकसान नहीं हुआ, सुनो ध्यान से, कि जो तुमने खरीदने पे जो टैक्स दिया है 1,200 रुपये, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। अब जो खरीदने पे जो टैक्स तुम दे के आए उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स। GST में इनपुट टैक्स, जो खरीदने पे टैक्स देते हैं उसे इनपुट टैक्स, और जो तुम बेचने पे कलेक्ट कर रहे हो कस्टमर से वो आउटपुट टैक्स होता है। बेचने पे तुमने कलेक्ट किया आउटपुट टैक्स। तो ये जो 1,800 रुपये कलेक्ट किए बी ने मिस्टर सी से, ये हो गया आउटपुट टैक्स, और जो खरीदने पे ए को दे के आया था वो हो गया इनपुट टैक्स। तो गवर्नमेंट ने बोला, और एक और लॉजिक है कि बी ये भी बोल सकता है कि तो डबल टैक्स हो गया, पहले मैं खरीदने पे भी दे के आ रहा हूँ सेम प्रोडक्ट पर और बेचने पे भी दे रहा हूँ सेम प्रोडक्ट पर, तो मेरी जेब से डबल लग रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं होगा। देखो ये हम गवर्नमेंट ने फॉर्मूला दिया कि जो तुमने खरीदने पे टैक्स दिया वो घटा दो, क्योंकि डबल टैक्स थोड़ी लेंगे हम तुमसे। तुमने बेचने पे कलेक्ट किया कस्टमर से 1,800 रुपये, जिसे हम बोलेंगे आउटपुट टैक्स। जो बेचने पे आप कस्टमर से कलेक्ट करते हैं वो होता है आउटपुट टैक्स GST में, और जो खरीदने पे आप दे के आते हैं वो होता है इनपुट टैक्स। तो ये आप आउटपुट में से इनपुट को घटाइए तो नेट जो अमाउंट आएगा वही गवर्नमेंट को आपको देना है। कोई डबल थोड़ी लगेगा टैक्स, खरीदने पे भी सेम प्रोडक्ट पे दे रहे हैं, फिर बेचने पे भी सेम प्रोडक्ट पे दे रहा है 1%, तो डबल टैक्स हो गया। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं होगा, आपने जो कलेक्ट किया कस्टमर से और जितना पहले से पे करके आ चुके हैं इनपुट टैक्स, खरीदने पे वो लेस कर दीजिए, 600 आएगा, और यही गवर्नमेंट को पे करना है, ये आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। इससे बोलेंगे GST लायबिलिटी आ गई, GST लायबिलिटी जो गवर्नमेंट को आपको देनी है। अगर प्लस में आ रहा है तो देनी है, माइनस में भी आएगा, भी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो रिफंड मिलेगा आपको, वो आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो GST का पेबल करने का फॉर्मूला क्या हुआ, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इक्वल्स टू GST लायबिलिटी। आउटपुट टैक्स क्या होता है, जो आप बेचने पे कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं वो आउटपुट टैक्स होता है, और जो खरीदने पे दे के आ रहे हैं वो इनपुट टैक्स होता है। डबल टैक्स ना हो इसलिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो इनपुट टैक्स आप दे के आए ऑलरेडी उस प्रोडक्ट पे पहले से या सर्विस पे, वो जो आपने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया है कस्टमर से उसमें से लेस करके नेट अमाउंट ही आपको गवर्नमेंट को देना होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो बी है ये केवल 16 पूरे 1,800 रुपये नहीं देगा गवर्नमेंट को, ये जो 1,800 रुपये कलेक्ट किया आउटपुट टैक्स उसमें से जो एक को दे के आया था इनपुट टैक्स को लेस करवाएगा और फिर गवर्नमेंट को पे करेगा। इस प्रोसेस को GST की लैंग्वेज में बोलते हैं, जब आप इनपुट टैक्स को आउटपुट में से लेस करते हैं तो इस प्रोसेस को GST में बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले रहे हैं, क्रेडिट मतलब घटा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, इनपुट टैक्स को आउटपुट में से घटा रहे हैं। इस प्रोसेस को इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना बोलते हैं, ITC। इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना, इसे शॉर्ट में ITC बोलते हैं। इनपुट टैक्स का क्रेडिट कब लेंगे, जब आपने खरीदने पे कोई इनपुट टैक्स दिया और बेचने पे आउटपुट टैक्स दे रहे हैं, और गवर्नमेंट को फिर नेट अमाउंट ही आप पे करेंगे 600 देंगे।
आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बी ने सी को भेज दिया था, 16,800 कलेक्ट किए थे। अब देखिए मिस्टर सी की बात करते हैं। मिस्टर पहले तो हम चलिए एक बार पूरा समझ लेते हैं। अब वही सेम चीज़ मिस्टर सी को भी गवर्नमेंट ने बोला है कि जो खरीदने पे जो आप टैक्स देके जा रहे हैं, भाई बी के लिए तो आउटपुट टैक्स था जो उसने बेचने पे कलेक्ट किया, तो उसके लिए आउटपुट है, पर मिस्टर सी के लिए तो इनपुट टैक्स है ना। जो खरीदने पे आप टैक्स पे करके आ रहे हैं वो इनपुट टैक्स होता है। तो गवर्नमेंट ने बोला इनपुट जो खरीदने पे आप टैक्स दे रहे हैं उसे कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। तो वैसे तो 16,800 पे करके आया है सी, पर कॉस्ट में कितने मानेगा, 15,000। तो सी के लिए कॉस्ट हो गई, जो दे के आया है पैसा खरीदने पे जो लागत पड़ी से 15,000 कॉस्ट हो गई, राइट। अब ये भी अपना प्रॉफिट जोड़ के तो कस्टमर को बेचेगा आगे, रिटेलर प्रॉफिट जोड़ा, सपोज ये 5,000 ये भी प्रॉफिट कमा रहा है, कितना भी हो सकता है, मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ 20,000 ये हो गया सेल प्राइस। अब ये जब कस्टमर को बेचेगा रिटेलर का, तो ये भी तो जीएसटी देगा, सेलर को देना होता है जीएसटी, जब तक एंड कंज्यूमर के हाथ में नहीं पहुँच जाता प्रोडक्ट। जीएसटी वही 12% से मान लेते हैं, तो ये 2400 आएगा, राइट। और टोटल कस्टमर को ये सामान पड़ जाएगा 22,400। देखिए कितना महंगा हो जाता है, ये तो पता ही है। 10,000 का सामान था, 10,000 वैल्यू से शुरू हुआ और कस्टमर के हाथ तक पहुंचते पहुंचते ये सामान 22,400 का हो गया, क्योंकि बहुत सारे मीडिएटर होते हैं बीच में जो अपना प्रॉफिट जोड़ के कस्टमर तक पहुँचाते हैं सामान। अगर मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर को बेचे तब तो बहुत सस्ता पड़ेगा ना कस्टमर को, पर ऐसा हो नहीं पाता है, हर कोई फैक्ट्री में खरीदने नहीं जा पाता सामान। तो पहले मैन्युफैक्चरर होता है, फिर वो होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर जो बल्क में सामान खरीदते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में रिटेलर को बेचते हैं, और रिटेलर फिर कस्टमर को बेचते हैं। तो टोटल जो कस्टमर पे करेगा, अब एंड कंज्यूमर हो गया, जैसे आप कस्टमर बोल रहे हैं या एंड कंज्यूमर, यही कंज्यूम करेंगे। जैसे मैं हूँ, आप शॉप पे सामान खरीद के आ रहे हैं तो अपने घर पे कंज्यूम करेंगे, हम तो आगे बेचेंगे नहीं, तो एंड कंज्यूमर हो गया, राइट। अब सेम वही चीज़ सी ने जो कलेक्ट किया कस्टमर से बेचने पे टैक्स, उसे हम क्या बोलेंगे, आउटपुट टैक्स। आपने पढ़ा भी ऊपर फॉर्मूला, जो बेचने पे कलेक्ट होता है उसे आउटपुट टैक्स बोलते हैं, राइट। और जो ये बी को खरीदने पे दे के आया था टैक्स, खरीदने पे जो दे के आया था वो इसके लिए क्या था, इनपुट टैक्स 1800 ये ऑलरेडी दे के आ चुका था सेम प्रोडक्ट पर, तो ये गवर्नमेंट को कितने देगा, 1600 देगा। आउटपुट टैक्स जो बेचने पे कलेक्ट हुआ माइनस इनपुट टैक्स जो खरीदने पे आप पे करके आ रहे हैं वो लेस होगा। तो कोई डबल टैक्स थोड़ी होगा कि एक ही प्रोडक्ट पे आप दो बार लेंगे उससे, एक बार वो पहले भी दे के आ चुका फिर दोबारा दे रहा है, तो नहीं, गवर्नमेंट ने बोला नेट अमाउंट ही पे करना होगा। तो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स घटाएंगे, इसे बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना, और नेट अमाउंट आप गवर्नमेंट को देंगे। क्लियर। और अब आगे तो कंज्यूमर बेचेगा नहीं तो घर में यूज़ करेगा, तो वो तो सेल वो जीएसटी को देगा ही नहीं। अब हम फटाफट समझते हैं कि टोटल गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स पहुंचा। पहले मिस्टर ए की बात करते हैं। मिस्टर ए ने बेचने पे कितना टैक्स कलेक्ट किया था, बी से 1200, आउटपुट टैक्स तो वो लिख देंगे 1200, ये हो गया आउटपुट टैक्स, माइनस होगा इसमें से इनपुट टैक्स, मिस्टर बी और मिस्टर सी। एक ए के लिए क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं कि ए ने जो सामान खरीदा था उस पर कोई जीएसटी दिया था, तो हम मानेंगे इनपुट टैक्स है ही नहीं। जब क्वेश्चन बोलेगा तभी तो मानोगे, इनपुट टैक्स था ही नहीं कोई, तो पूरा 1200 गवर्नमेंट के पास गया, ये आ गया जीएसटी लायबिलिटी, आउटपुट माइनस इनपुट। मिस्टर बी ने कस्टमर से कलेक्ट किया था बेचने पे 1800, सी से लिया था टैक्स, वो बी के लिए हो गया आउटपुट टैक्स। और जो खरीदने पे ए को दे के आया था 1200, वो हो गया इनपुट टैक्स, आउटपुट में से इनपुट लेस होगा, नेट अमाउंट गवर्नमेंट को बी ने जमा कराया 600, राइट। सेम सी की बात करें रहते हैं, सी ने बेचने पे जो कलेक्ट किया आउटपुट टैक्स 2400, बेचने पे जो ये बी को दे के आया था 1800 का, खरीदने पे दे के आया था इनपुट टैक्स 1800, और नेट अमाउंट कलेक्ट हुआ 600। ये गवर्नमेंट आउटपुट माइनस इनपुट, ये गवर्नमेंट को जमा होगा जीएसटी। टोटल आप देखें इन सब का टोटल करें, 1200 प्लस 600 1800 प्लस 600 2400, और एंड कंज्यूमर से कितना कलेक्ट किया 2400। ये मैच होना चाहिए तभी आपका आंसर सही है, यानी गवर्नमेंट के पास कुल मिला के उतना ही टैक्स पहुंचना चाहिए जितना आप एंड कंज्यूमर से ले रहे हैं, ये जीएसटी में रूल है। तो देखिए लास्ट कंज्यूमर से हमने जो लास्ट स्टेज थी कितना कलेक्ट किया था 2400, वो आगे थोड़ी बेचे, कंज्यूमर तो घर में यूज़ करेगा, तो ये एंड कंज्यूमर है। एंड कंज्यूमर से जितना टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं कुल मिलाकर उतना ही टैक्स गवर्नमेंट के पास पहुंचना चाहिए। तो देखिए ए 1200 दे रहा है, बी 600 दे रहा है, सी 600 दे रहा है, तो कुल मिला के गवर्नमेंट के पास 2400 मिला, पहुंचा, ये मैच हो रहा है, तो आपका आंसर सही है। आई होप जीएसटी समझ में आ गया होगा। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा।
ताकि जीएसटी एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाएंगे। टैक्स का मतलब होता है कंपलसरी कम मोरल ड्यूटी। कंपलसरी तो है, कोई गवर्नमेंट ने कह रखा है ऐसे देना है, और मोरल भी है क्योंकि आपका भी कोई फ़र्ज़ बनता है देश के लिए कुछ काम करने का, तो आप उस एक अमाउंट पे करते हैं गवर्नमेंट को ताकि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। टैक्स दो तरीका होता है, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी जो पेयर और बियर होता है वो सेम पर्सन होता है, जो पे करेगा वही बियर करेगा, वो अपना बर्डन किसी और पे नहीं डाल सकते, यानी किसी से लेके गवर्नमेंट को जमा नहीं करा सकता। और डायरेक्ट टैक्स केवल इनकम पे लगता है। और इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें पेयर बियर डिफरेंट पर्सन होते हैं, यानी पे कोई और करता है, बियर कोई और करता है। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। जीएसटी आप पढ़ लीजिए, जीएसटी गुड्स और सर्विसेज पे लगेगा। जीएसटी जो बेचने पे आप टैक्स कलेक्ट करते हैं उसे आउटपुट टैक्स बोलते हैं। जो खरीदने पे टैक्स पे करके आते हैं वो इनपुट टैक्स होता है। डबल टैक्स ना लगे इसलिए आउटपुट में से इनपुट को लेस करती है गवर्नमेंट, और नेट अमाउंट ही आपको गवर्नमेंट को देना होता है। इस आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स के घटाने के प्रोसेस को आप इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, आईटीसी से शॉर्ट में बोला जाता है। और कुल मिला के गवर्नमेंट के पास उतना ही टैक्स पहुँचना चाहिए जितना आप एंड कंज्यूमर से कलेक्ट कर रहे हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।